Hello everyone. Uh, Today we will discuss cell biology, one of the most important topics for UPSC and BPSC preparation. Let's start. As already I have told you that I will tell you, I will make you understand the concept as a brother, and together we both learn and understand the concept. Let's start. Cell biology. You know what is biology? We all know that it is the study of all living organisms, how they survive and growth. In a nutshell, आई वुड से तो कुछ लोग जो जिनको हिंदी प्रेफर करते हैं उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। जैसे माई मीडियम विल बी इंग्लिश, मैं कभी इंग्लिश में भी बोलूँगा, कभी हिंदी में भी बोलूँगा। तो जैसे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी मैं जानता हूँ, हम लोगों को पता है कि बायोलॉजी होता क्या है। कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सरवाइव कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, उनके बारे में जो हम जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसको हम बायोलॉजी में जाते हैं। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। सो बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ। ओके। सेल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई अगर टर्म है जिस सेल बायोलॉजी में यूज होती है तो वो है सेल। आपको समझना है कि सेल क्या होता है। व्हाट इज सेल? सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल जो है बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। आप दो शब्द को याद रखना, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। फंक्शनल क्यों है सेल? बेसिक फंक्शनल ऑफ लाइफ क्यों है? क्योंकि वो सारा फंक्शन वो सेल करती है जो एक ह्यूमन या कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका बॉडी पार्ट्स करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ खाते हैं, डाइजेशन होता है स्टोमक में, तो सेल में भी एक डाइजेशन होता है। वी डू एक्सक्रीशन, सिंपली सेल भी एक्सक्रीशन प्रोसेस को फॉलो करती है। वी प्रिपेयर आवर ओन फूड, सिमिलरली सेल ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड। They also prepare their food. We have powerhouse, we need energy. There is synthesis in our body to have energy. Similarly, cell also have mitochondria, which is important for energy production. तो क्या समझे आप लोग? मैंने ये बताया कि जैसे वो सारा बॉडी फंक्शन जो एक इम्पॉर्टेंट होता है एक ह्यूमन और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, वो सबसे छोटा पार्ट बनकर सेल वो सारा फंक्शन करती है। जो एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, एक्सक्रीशन सब हम लोग करते हैं, सिमिलरली सेल भी वही करती है। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? बेसिक फंक्शनल। स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं? स्ट्रक्चरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो सेल है वो सबसे छोटी यूनिट है। वो सेल एक कंपोज करते करते मिलते मिलते एक कोई ऑर्गन्स बनाती है, कोई टिश्यू बनाती है, टिश्यू से वो ऑर्गन्स बनती है। तो क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसी से कोई चीज़ बनता है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एटम्स आर बेसिक यूनिट्स, तो मतलब एटम से ही मिलकर मॉलिक्यूल्स बनता है और एक मैटर क्रिएट होता है। सिमिलरली सेल भी वही है कि वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। और वो मिलते मिलते जब वो कंपोज करती है तो एक एक्यूमुलेट करती है, फर्दर एक टिश्यू बनाती है, और देन ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ह्यूमन बॉडी। तो ये समझ लिया हम लोगों ने क्यों इसे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल कहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेसेस और या फंक्शंस ऑफ लाइफ। डाइजेशन मैंने बताया, रेस्पिरेशन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज़ व्हाट? रेस्पिरेशन। सर्कुलेशन, देखिए मैं आप लोगों को इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। इस रेस्पिरेशन और इन्हेलेशन और एक्सलेशन दोनों में अंतर होता है। रेस्पिरेशन को ये से मत समझिएगा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को अलग अलग समझिए। ये नहीं है कि ब्रीदिंग जो हम सांस लेते हैं वो रेस्पिरेशन है, नहीं। सांस लेना नहीं, वो तो ऑक्सीजन बॉडी में जा रहा है, वो ठीक है, वो एक प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जो हम खाते हैं वो ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के थ्रू, और वो जो एनर्जी रिलीज़ करता है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। फिर सर्कुलेशन, हमारे बॉडी में जो ब्लड मूव करती है। देन वी हैव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
जो कंट्रोल है हमारे पास नर्वस सिस्टम वो, फिर रिप्रोडक्शन जो हम लोग अपना एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलरली सेल भी वही करती है, इसीलिए इसे बेसिक फंक्शनल कहा गया। स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया, इज द स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया, देखिए पढ़ते हैं। दिस सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। मैंने बताया ना, स्मॉल स्ट्रक्चर विच कैन एग्जिस्ट एज ए लाइफ। स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं कि ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट कर सकता है एज ए लाइफ। नाउ लेट्स स्टार्ट। कैरेक्टराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। हमने पढ़ लिया कि सेल क्या होता है। अब हम ये पढ़ते हैं कि सेल को कितने टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सेल को 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल। जैसे कोई एक सेल है तो मैं उसे सिमिलरली कहूँगा यूनिसेलुलर, कोई 2 सेल है तो उसे मैं कहूँगा मल्टी सेलुलर। मतलब सिंपली ये तो आप समझ ही रहे हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनी मतलब 1, मल्टी मतलब मोर देन 1। तो सिंगल सेल एग्जिस्टिंग अलोन इज यूनिसेलुलर एंड मोर देन 1 सेल इज मल्टी सेलुलर। तो आप एग्जाम्पल जान लो कि यूनिसेलुलर किसको बोलते हैं, में एग्जाम्पल कौन कौन से आता है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज अमीबा, हम लोगों ने काफ़ी बचपन से पढ़ा है इसे। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिसेलुलर। वो आप फर्दर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया कितना इम्पॉर्टेंट है, कि हम कोई भी पैरास्यूटिकल कंपनीज़ में उसका यूज़ किया जाता है। कोई भी हम मेडिसिन बनाते हैं तो बैक्टीरिया को सिंथेसाइज करते हैं। इट इज़ यूनिसेलुलर एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर pharmaceutical world, I would say that. Now let's start. Unicellular, the organism which contains only a single cell which performs all the life process. Simple. वो ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल सिर्फ होता है उसमें, और वही सेल सारा लाइफ प्रोसेसेस करती है। जैसे अभी एग्जांपल में बताया मैंने, एमीबा, पेरिमीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर, organism which consist of more than one cell. The different cells are specialized for different functions, all of which coordinate to make life possible. ऐसे देखो, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि वो जो सेल होता है वो मोर देन 1 होता है, एक से ज़्यादा सेल होगी, और वो जो सेल होती है सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होता है। मतलब सारा सेल डिफरेंट टाइप का होता है, और टुगेदर वो जो है डिफरेंट फंक्शंस करती है, एंड आर स्पेशलाइज फॉर डिफरेंट फंक्शंस, ऑल ऑफ विच कोऑर्डिनेट टू मेक लाइफ पॉसिबल। मतलब अब ऐसे समझो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि मोर देन 1 सेल होता है, वो सारा सेल डिफरेंट होता है और स्पेशलाइज्ड होता है। उस सेल का काम ही वही होता है कि हम ये फंक्शन करेंगे। ये अगर सपोज करो ना, 2 सेल है, ए और बी, तो ए से आर स्पेशलाइज्ड and meant to do one thing, particular thing. Similarly, B cells are meant to do that thing only. So we can say that A and B both are 2 different cells, both have their own functions, but together they create a new body. वी में से दैट, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत तरह का सेल्स है। हमने पढ़ा है बचपन में, रेड ब्लड सेल पढ़ा है, वो क्या करती है, वो प्लाज्मा हमारे ब्लड में होता है। सिमिलरली हमारे पास न्यूरॉन्स है, नर्व सेल है, तो ये दोनों क्या है, 2 डिफरेंट सेल्स है, दोनों का फंक्शंस अलग है, लेकिन वो करती क्या है, ये दोनों सेल्स टुगेदर हमारा एक ह्यूमन बॉडी को बनाती है जो सर्वाइव कर रहा है, जो ये दोनों फंक्शंस पे डिपेंडेंट है। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल इसमें पढ़ते हैं कि इंसेक्ट, ह्यूमन बॉडी एंड प्लांट बॉडी। सिमिलरली इंसेक्ट होगा, डिफरेंट फंक्शंस, ह्यूमन बॉडी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल एंड अनदर इज़ प्लांट बॉडी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन टर्म, दैट इज़ ऑर्गेनेले। जैसे हम लोगों ने देखो सिंपली बचपन में मैं भी पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा हो, ऑर्गेनेले आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता होगा। देखिए कुछ नहीं है, ऑर्गेनेले, ऑर्गन शब्द आपको उसमें से निकल रहा है ना, देखो जो फंक्शन हमारा डिफरेंट ऑर्गन्स करता है, बस उसी को सेल में जो पार्ट वो डिफरेंट फंक्शंस करती है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनेले। ऐसे ऑर्गन्स, जैसे आईज हुआ हम देखते हैं, ईयर्स हुआ हम सुनते हैं। सिमिलरली तो सेल में जो ऑर्गन्स है जो डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, बस उसे हम लोग ऑर्गेनेलेज बोलते हैं। मतलब वी में से organs in the body and organelles in the cells,
both hearts equivalent, both have their own functions to do, and together they forms together it coordinates or it creates a we may say it creates a functional body और स्ट्रक्चरल बॉडी भी में से, मतलब सर्वाइव करने देती है, लाइफ को सर्वाइव कर पाता है अगर कोई, तो उसका रीज़न है ये ऑर्गेनेलेज। मतलब इतना सिंपल समझिए कि ऑर्गन्स जो होता है वो होता है बॉडी में, और वही ऑर्गन्स वाला जो फंक्शन कोई पार्टिकुलर एरिया या कहो या कोई लोकेशन कर रही है, बस उसे हम लोग कह देते हैं कि ये ऑर्गेनेलेज है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वी मूव टू द अदर। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सेल क्यों है, बेसिक, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि सेल को क्यों दो बेसिस पे कितने बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। तो वन ऑफ द बेसिस इज नंबर ऑफ सेल्स एंड इन विच देयर वर टू, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गन्स और ऑर्गेनेलेज में क्या अंतर है। नाउ वी विल फर्दर कैटेगराइज द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस इन द सेल्स। तो मतलब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसमें क्या क्या मतलब अंतर है। देखिए आप, जब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन सेल्स का डिफरेंट हो तो सेल्स को टू बेसिस मतलब दो भागों में बांटा गया, टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज प्रोकैरियोट्स, ठीक। प्रोकैरियोट्स मतलब नो ऑर्गेनेलेज, ऑलवेज बी यूनिसेलुलर। और यूकैरियोट्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज एंड बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मतलब आप सुनिए, देखो यूनिसेलुलर में क्या होता है ना कि कोई एक सेल है और उसके अंदर वो जो भी फंक्शंस हो रहा है, एक मतलब जो ऑर्गन्स का फंक्शन होता है बॉडी में, वो सारा फंक्शन, एक प्रोसेस, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं डीएनए का सिंथेसिस हो, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, कहीं हमारा एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं हम एक्सक्रीशन हो रहा है, कहीं एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहीं सुसाइडल वैक्स लाइजोम्स काम कर रही है। तो ये सारा चीज़ जो है ना वो ऑर्गेनेलिज होता है। तो उसमें ऑर्गेनेलिज जो होता है ना वो होता ही नहीं है, मतलब वो तुमको सेपरेट ही नहीं कर पाओगे कि हाँ ये लोकेशन इस चीज़ के लिए है, ये लोकेशन इस चीज़ के लिए है, ऐसा कुछ है ही नहीं। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट इन प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है कि वो सारा जो फंक्शन है ना, वो सारा सेल्स का फंक्शंस बिल्कुल अच्छे तरह से मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब वो जो ऑर्गन्स टाइप का जो होता है ना ऑर्गेनेलेज, उसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, मतलब सब सेपरेटेड होता है। जैसे हमारा ऑर्गन्स बॉडी में है, फॉर एग्जांपल स्टोमक को ले लो, लीवर ले लो, सब सेपरेटेड है ना, सब अपना अपना अलग पोजीशन पे है, सबका अपना अपना काम है। सिमिलरली उसमें भी वही होता है, किसमें, यूकैरियोटिक में। वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स सिर्फ यूनिसेलुलर में। I hope you have understood. Now, chromosome is like a rod-like structure found in the nucleus of the cell. क्रोमोसोम्स क्या होती हैं? अब देखो, एक तो आप हम लोगों ने सब ने ये सुना होगा क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स हमें पता है कि वो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसको कंसिस्ट करता है। वही जेनेटिक मटेरियल्स के थ्रू, मतलब वो मेमोरीज होती है, वो जो हम ट्रेड्स लेते हैं, या ह्यूमन बॉडीज़ का जो फॉर्मेशन होता है, जिस तरह का बनना होता है, वो काम कौन करता है, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो समझो क्रोमोसोम क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर से। वो मिलता कहाँ है, वो न्यूक्लियस ऑफ द सेल में पाया जाता है, ठीक। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को अपने नोट्स का ये बताता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या क्या मतलब डिफरेंसेस हैं, क्या है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऑलवेज बी यूनिसेलुलर, एज आई हैव टोल्ड यू, यूनिसेलुलर ही होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच लैक्स ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल। मैंने कहा कि इसे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, न इसमें सेल ऑर्गेनेलिज होता है। फिर क्या है सेकंड पॉइंट से कि जेनेटिक मटेरियल इज सर्कुलर एंड इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड रीजन। अब ये बात समझो आप कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है उस सेल में वो सर्कुलर होता है, ठीक, एंड इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड रीजन। और वो प्रेजेंट कहाँ होता है, वो न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है। मतलब वो उसमें तो मेम्ब्रेन्स होती नहीं है कि आप कह सकते हो कि ये पोजीशन न्यूक्लियस का है, ये पोजीशन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, कुछ नहीं ऐसा होता है। समझो कि एक रीजन है जहाँ पर वो सर्कुलर फॉर्म में होता है और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। तो कैसा जेनेटिक मटेरियल होगा, सर्कुलर होगा,
और प्रेजेंट कहाँ होगा, न्यूक्लियाइड रीजन में होगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हम जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। चलिए, तो अब पढ़ते हैं हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। जेनेटिक मटेरियल इज लीनियर एंड इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है नहीं, एक न्यूक्लियाइड रीजन है। वहाँ कैसा जेनेटिक मटेरियल है, सर्कुलर है। याद रखना क्या है, जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर है। और हम आप बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है और उसमें जो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, रॉड लाइक है, मतलब लंबा ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। समझ में आया। जेनेटिक मटेरियल इज लीनियर, रॉड है, लंबा है, एंड इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स से क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल तो बताया ही कि इसमें जो फंक्शंस होते हैं उसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वो प्लांट्स एनिमल्स ये सब एग्जाम्पल आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। देखो, जैसे अभी मैंने बताया ना, मेम्ब्रेन की बात की ना, मेम्ब्रेन क्या होता है, वो परत होता है। इट इज़ जस्ट लाइक ए लेयर, अंडरस्टूड। सो तो वो जो लेयर है ना, अब देखो, अब तो सेल के अंदर तो लेयर है ही यूकैरियोटिक में, अब सेल के ऊपर भी एक लेयर होता है। सेल को भी तो भाई प्रोटेक्शन चाहिए ना। सिर्फ हमारा अगर बॉडी के ऊपर स्किन नहीं होता तो हमारा बॉडी कैसे प्रोटेक्ट करता उस कोई हार्मफुल मतलब रेज या कोई भी चीज़ से हमें मिला है ना बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिमिलरली ऑर्गन्स भी हमारा मेम्ब्रेन बाउंड होता है कि कोई दूसरे ऑर्गन से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, मतलब सब अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस फॉलो करें। तो ये हो गया हमारा। तो अब आप ये समझो कि मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता है। यह बना होता है फॉस्फोलिपिड्स से। तो आप पूछोगे भैया फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है। देखो, लिपिड समझते हो ना, लिपिड्स क्या होता है। लिपिड्स कुछ नहीं है। अब ये समझो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड ही बोलो ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब ऑर्गेनिक मतलब क्या, कार्बन हैविंग कार्बन कंपाउंड, इसे ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो वो जो वाटर्स में जो नहीं सॉल्यूबल होता है और लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होता है, उसे क्या बोलते हैं, लिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या है, दोज लिपिड्स विच कंटेन्स फॉस्फेट। तो आगे से याद रहेगा कि सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता है, सेल मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड्स है क्या, ए लिपिड विच कंटेन्स फॉस्फेट। चलो, अब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। अब सेल वॉल, अब ये समझो। देखो फर्दर क्या होता है ना कि सेल क्या करती है कि जैसे एक वॉल भी क्रिएट करती है कि हाँ ठीक है, एक मेम्ब्रेन होगा, मतलब सारे ऑर्गन्स को हम होल्ड कर कर रखेंगे, लेकिन एक फर्दर प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि इन्वायरमेंट से क्योंकि इन्वायरमेंट से कोई हम मुझे नुकसान ना हो, मतलब उसके खिलाफ हमें सील्ड महसूस हो। वॉल दैट वी कैन से सील्ड। तो सेल वॉल ओनली इन प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी। तो सेल वॉल तीन चीज़ में मिलता है, कहाँ कहाँ, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगी में। याद रखना, ह्यूमन बॉडी के सेल में सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ तीन चीज़ में ही सेल वॉल होता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सेल वॉल को याद रखना, सेल वॉल सिर्फ तीन चीज़ों में ही होता है। प्लांट्स में होता है, ये तो याद ही रहेगा, प्लांट्स। दूसरा होता है बैक्टीरिया और फंगी, बैक्टीरिया और फंगी, ठीक है। चलो, अब मैं बताता हूँ कि प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना होता है। तो प्लांट्स का सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से, ठीक। बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक, पेप्टिडोग्लाइकन। और फंगी का सेल वॉल बना होता है काइटिन से, ठीक है, काइटिन। याद रहेगा क्या मैंने बताया, प्लांट सेल का किससे बना होता है, सेल्यूलोज। फिर बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन और फंगी का बनता है काइटिन से।
होप यू हैव अंडरस्टूड दिस what I'm trying to tell you. तो चलो अब मैं आप लोगों को अपने नोट्स का बताता हूँ क्या क्या मैंने लिखा है इसमें, आप लोगों को समझाता हूँ. सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, obviously it's a biological membrane that separates the interior of all the cells from the outside environment, that separates the interior of all the cells. Oh, that separates the interior of all the cells मतलब ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है ना, जो मैंने आपको बताया कि वो सारे सेल्स को जो है उसको सेपरेट कर देती है आउटसाइड इन्वायरमेंट से. सेल मेम्ब्रेन, दो सेल्स सेपरेटेड, but when the cells are going to separate from the environment, there would be a one more cell, which is cell wall. समझे? Cell wall. No, it is not cell wall, it is cell membrane. Sorry, I said when cells are separated by outside environment, they are cell membrane. ठीक है. और फिर मतलब दो सेल्स, ऐसे ऐसे समझो आप लोग कि कोई एक सेल है, उसके अंदर ऑर्गेनेलिज है, वो सेल फंक्शंस कर रही है, और वो सेल को, होल ऑर्गेनेलिज और सेल्स को जो प्रोटेक्शन मिलता है वो सेल मेम्ब्रेन से मिलता है. वो सेल्स के आउटर इन्वायरमेंट्स को से वो प्रोटेक्ट करती है उस सेल्स को. आउटसाइड इन्वायरमेंट, इंटीरियर ऑफ ऑल द सेल्स फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, इंटीरियर जो भी होगा सेल्स का वो क्या होगा, प्रोटेक्टेड फील करेगा. दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, मैंने बताया कि किस चीज़ से बना होता है, फॉस्फोलिपिड्स. नाउ सेल वॉल, it is a structural layer surrounding the cell membrane in certain type of cells. अब देखो, ये तो पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसमें कोई डिवीज़न नहीं है कि पार्टिकुलरली इस चीज़ में होगा, पार्टिकुलरली उस चीज़ में होगा. सेल वॉल जो होता है वो सब में नहीं होता है, वो सिर्फ तीन चीज़ों में ही होता है. प्लांट्स में होता है, बैक्टीरिया में होता है, और फंगई में होता है. ठीक है. प्लांट्स में किस चीज़ से बना होता है, सेल्यूलोज. बैक्टीरिया में किस चीज़ से बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन. फंगई में किस चीज़ से बना होता है, काइटिन. तो सेल वॉल क्या है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल रेल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इन सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स. ऑल्सो इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल. आप देखो इसे, वही उसी इंग्लिश में क्या, हिंदी में समझा देता हूँ ना. ऑल्सो इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल, मतलब ये क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसको प्रोटेक्शन देती है, मतलब एक स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखती है, मतलब एक समझो ना एक्स्ट्रा शील्ड का काम करती है, विच इज़ सेल वॉल. लेकिन सब में नहीं होता है, सिर्फ किस में होता है, याद रखोगे, तीन में. किस में प्लांट्स विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बैक्टीरिया विच इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, एंड फंगाई विच इज़ मेड अप ऑफ काइटिन. ओके. नाउ अब हम लोग जो है ना, कुछ टर्म को हमें अब ध्यान में रखना होगा कि ये सब टर्म का यूज़ होता है. मतलब जैसे मतलब बायोलॉजी में फर्दर हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग ऑर्गन्स पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, तो हम लोग को ये जानना होगा ये सब टर्म क्या होता है. प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये सब जो टर्म होता है ये हमें समझना होगा. चलो पहले मैं आप लोगों को साइटोप्लाज्म बताता हूँ. साइटोप्लाज्म क्या होता है. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन अदर देन न्यूक्लियस. अच्छा आप एटम्स पढ़े हो ना, एटम्स पढ़े हो केमिस्ट्री में. मैं आपको उस दोनों चीज़ से रिलेट करके समझाता हूँ. जैसे एटम्स में न्यूक्लियस होता है, ठीक, और उसके एटम्स के अंदर पूरा स्पेस होता है, सिर्फ न्यूक्लियस होता है, ठीक. न्यूक्लियस में अपना प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन होता है. बस ये याद रखो कि सेल है, एटम्स का ऐसा सेल है. सेल में न्यूक्लियस को छोड़कर, सेल में भी न्यूक्लियस होता है, जितना भी जो स्पेस है वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन तो कौन होता है, क्या होगा, साइटोप्लाज्म. मतलब इनसाइड द सेल लिविंग nucleus, except nucleus, all the space are cytoplasm. न्यूक्लियस पता है, और न्यूक्लियस को पढ़ो क्या है. इट इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, मतलब कंट्रोल करती है सारे सेल्स को, वो इंफॉर्मेशन देती है, आपको ये करना है, आपको ये करना है. इट इज़ जनरली स्फेरिकल इन शेप एंड इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल.
सेंटर ऑफ द सेल होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल इनक्लोज विद इन अ डबल लेयर मेम्ब्रेन। कि अब देखो, मैंने उस टाइम बताया था ना आप लोगों को जेनेटिक मटेरियल, क्या बताया था प्रोकैरियोटिक्स में जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, एक न्यूक्लियर टाइप ऑफ रीजन में होता है, सर्कुलर शेप में होता है। फिर मैंने क्या बताया आपको, यूकैरियोटिक में कैसा होता है जेनेटिक मटेरियल, यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है लीनियर, लंबा होगा, और वो कैसा होगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। वेरी गुड। तो न्यूक्लियस का बस ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ, वो जो उसी में होता है, जो जेनेटिक मटेरियल जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, वो न्यूक्लियस में होता है। याद रहेगा, डबल लेयर मेम्ब्रेन में प्रोटेक्टेड होता है। ये तो ऑब्वियसली है कि वो उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। और वो कंट्रोलिंग सेंटर क्यों है, क्योंकि वो सारा इन्फॉर्मेशन उसमें अंदर है, वो बताती है कि आपको क्या फंक्शन करना है क्या नहीं करना है। ऐसे हमने पढ़ा ना, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस, दे आर स्पेशलाइज फॉर डिफरेंट फंक्शंस। सिमिलरली इट ऑल्सो हैव वेरी डिफरेंट अप्रोच, मतलब उसके पास वही इंफॉर्मेशंस है। अगर ब्लड का वाला सेल है तो वो ब्लड के ही टाइप में काम करेगा, न्यूरॉन्स है तो वो न्यूरॉन्स के बारे में ही काम करेगा, समझे ना, नर्वस सिस्टम। तो यही है न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्मा पढ़ो, इट इज़ अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल विच इंक्लूड्स द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। बस एटम्स के अंदर जो भी है, आइदर एम्प्टी स्पेस और न्यूक्लियस, इट इज़ एटम्स का इनसाइड। वैसे ही सेल है, सेल के अंदर में अगर आप जो स्पेस था, न्यूक्लियस को भी जोड़ दो उसमें, मतलब साइटोप्लाज्म बताया विदाउट न्यूक्लियस, आप साइटोप्लाज्म तो है ही, उसमें न्यूक्लियस का भी स्पेस जोड़ दो, क्या बोलेंगे उसे हम, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोल सकते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। और एक सा इक्वेशन क्या बना सकते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस सेल न्यूक्लियस, व्हाट इट विल मेक, प्रोटोप्लाज्म। समझे। और प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन क्या बनाएगा, सेल। और सेल न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है। चलो, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि मतलब साइटोप्लाज्म क्या होता है ये बताया, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये बताया, फिर आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोटोप्लाज्म में और सेल मेम्ब्रेन सबको जोड़ लो, क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ठीक है। और ये भी याद रखना कि मैंने क्यों कहा आपको कि न्यूक्लियस है ब्रेन, न्यूक्लियस क्यों है ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज वो कोऑर्डिनेट करती है कि आपको कैसा कैसा फंक्शंस करना है, और उसके पास जेनेटिक मटेरियल है जो बताती है कि कैसा फंक्शंस करेगा कोई भी सेल का ऑर्गेनेलिज, या इट्सेल्फ सेल्स ही बोलो ना, उतना क्यों टर्म को सेपरेट करना, इट्सेल्फ सेल, ये सेल ही कैसे फंक्शन करेगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि सेल बायोलॉजी क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को उसको बताया, इंट्रोड्यूस किया आप लोगों को। फिर ये बताया कि सेल को क्यों बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। फिर सेल को दो बेसिस पे कैटेगराइज किया है इस वीडियो में, पहला नंबर ऑफ सेल्स, दूसरा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सेल्स। फिर मैंने उसका एग्जांपल दिया आप लोगों को, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये किस में यूनिसेलुलर में आता है, प्रोकैरियोटिक दोनों में अंतर क्या है। फिर सेल मेम्ब्रेन बताया, फिर ये बताया सेल वॉल सब में नहीं होता है, सिर्फ 3 चीज़ों में होता है, प्लांट्स में होता है, उसके बाद हमारा बैक्टीरिया में होता है और फंगाई में होता है। बताया प्लांट्स वाला बनता है प्लांट्स वाला बनता है सेल्यूलोज से, और बैक्टीरिया वाला बनता है पेप्टिडोग्लाइकन से, और फंगाई बनता है काइटिन से। ये बताया आप लोगों को। और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को साइटोप्लाज्म बताया, प्रोटोप्लाज्म बताया, फिर ये बताया कि न्यूक्लियस को क्यों ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, और फिर सेल वॉल, ये सब तो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो भी जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं उसके अंदर क्या फंक्शंस होता है, कैसे सेल वर्क करते हैं, वो सब बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।